हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो देखिए, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है वो लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है एंड हम काफ़ी जल्दी हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो है पंचायती राज व्यवस्था। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। हाँ, जैसे कि आपने लोकल गवर्नमेंट में पढ़ा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ नगर पालिकाएं भी आती हैं, तो नगर पालिकाएं भी पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले हम डिटेल के साथ कवर करेंगे पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में 2 या 3 पार्ट आ सकते हैं, हमारे यहाँ भी 3 पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, जैसे कि काफ़ी शॉर्ट ट्रिक वगैरह होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट के साथ डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ताकि एक बार आप डिटेल के साथ पढ़ लो। देखो, टाइम लगता है, फर्स्ट में एक बार आप टाइम दे दीजिए एंड एक बार अगर आपने टाइम दे करके अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आप उसको नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर आपको डिटेल के साथ कंसेप्ट के साथ आगे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, टाइम को खराब ना करते हुए चलते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पर, पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, करते हैं स्टार्ट। तो अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो देखिए, अब देखिए, अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो देखिए, जो पंचायती राज है, पंचायती राज का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें कि भाई अर्थ क्या होता है, मतलब जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के स्थान के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके द्वारा निर्वाचित कोई निकाय है, और वो निकाय काम क्या करेगा, वो निकाय काम करेगा उस गांव से संबंधित मामलों को प्रबंधन में, उस गांव से संबंधित मामलों को सुलझाने में। तो समझ में आया। तो स्थानीय स्वशासन क्या है, या स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है? स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि किसी गांव में उस गांव के लोगों के द्वारा निर्वाचित किसी निकाय के द्वारा जब उस गांव की समस्याओं को सुलझाया जाता है या उस गांव के मुद्दों को देखा जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। तो आपको स्थानीय स्वशासन का मतलब समझ में आया। अब देखिए, तो महात्मा गांधी की संकल्पना ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी की संकल्पना जो थी ग्राम स्वराज, उसी का क्या है? एक पार्ट है, उसी का क्या है? परिष्कृत रूप है, उसी का क्या है? परिष्कृत रूप है। तो बोला गया है कि जो स्थानीय स्वशासन है वो क्या है? वो महात्मा गांधी जी की संकल्पना जो कि ग्राम स्वराज है, उस ग्राम स्वराज का ही क्या है? परिष्कृत रूप है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा है भाई स्थानीय स्वशासन क्या होता है। तो स्थानीय स्वशासन सिंपल है, जिस गांव के लोग हैं उनके द्वारा एक निकाय निर्वाचित किया जाएगा, और वही निकाय क्या करेगा? उसी गांव के लोगों की, या उस निकाय के अंतर्गत जितने गांव आएंगे, उस निकाय के अंतर्गत जितने गांव आएंगे उतने गांव के लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने का, उनके मुद्दों को देखने का और उनका प्रबंधन करने का काम जब करने लगे, तो इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। तो ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो महात्मा गांधी की संकल्पना थी, जिसको हमने क्या बोला? ग्राम स्वराज बोला है, ये उसी का क्या है? परिष्कृत रूप है। उसी का क्या है? ये परिष्कृत रूप है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हमने यहाँ तक देखा तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखिए, अगर बात करें हमारे जो स्थानीय स्वशासन है, मतलब पंचायतें हैं, हमारी जो क्या हैं? पंचायतें हैं। तो इन पंचायतों को संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा कब दिया गया? तो संवैधानिक स्थिति इनको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा दी गई। तो देखो, अगर बात की जाए कि स्थानीय निकायों को, उसमें भी कौन सी? ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया, कब संवैधानिक स्थिति दी गई? तो देखिए, इनको संवैधानिक स्थिति दी गई, मतलब संविधान में कब लिखा गया? तो इनको संवैधानिक स्थिति दी गई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में, 1992 में हुआ था। ठीक है, तो संवैधानिक स्थिति कब दी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। अब देखिए, किसको? पंचायतों को। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में ही ग्राम पंचायतों को एक काम सौंपा गया, ग्राम विकास का। क्या काम सौंपा गया इनको? ग्राम विकास का काम सौंपा गया कि भाई आप गांव का विकास करो, गांव में जो भी मुद्दे आते हैं उन मुद्दों को आप देखो, गांव में जो भी प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लम को आप क्या करो? उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, गांव के लोगों की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, और अधिक से अधिक क्या करो? गांव में
विकास का काम करो, गांव में क्या करो, विकास का काम करो, मतलब विलेज डेवलपमेंट का काम ये करने के, मतलब विलेज डेवलपमेंट का काम इनको दिया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर बात करें कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है ना, ये नई नहीं है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था कोई अभी की चीज नहीं है, इसके प्रमाण हमको वेदों में भी मिलते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके प्रमाण हमको वेदों में भी मिलते हैं। जैसे कि कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र, उसमें भी पंचायती राज के बारे में बताया गया है, मतलब पंचायती शब्द यूज किया गया है। देखिए, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके प्रमाण वैदिक युग में भी मिलते हैं हमको। ठीक है, वैदिक जितने भी युग हैं उनमें भी मिलते हैं। जैसे कि अगर बात करें, कई वैदिक ग्रंथों में पंचायत शब्द का उल्लेख किया गया है। कई वैदिक ग्रंथों में किसका उल्लेख किया गया है, पंचायत शब्द का। तो अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था के प्रमाण हमको वैदिक युग से भी मिलते हैं। जैसे कि कई वैदिक ग्रंथों में पंचायत शब्द का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, पंचायत शब्द का उपयोग किया गया, उल्लेख किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, कौटिल्य जी का जो ग्रंथ है उसे क्या बोला है, अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र में भी पंचायत शब्द का उपयोग किया गया है। अर्थशास्त्र में भी पंचायत शब्द का उपयोग किया गया है। किसमें, कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र में भी पंचायत शब्द का उपयोग किया गया है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो भाई जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की हम बात कर रहे हैं, ये नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ना 73 में ही आया है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये बहुत पुराना, ये बहुत काफ़ी पुराने, काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है, हमारे वैदिक कालों से ये चला आ रहा है। हम जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें भी इसका क्या है, नाम का जिक्र किया गया है। अब अगर आगे देखें तो देखिए अगर हम अब तो ये तो हमने देखा भाई वैदिक युग की बात कर ली, वैदिक काल की बात कर ली। अगर ब्रिटिश काल की बात करें, अंग्रेजों के टाइम की बात करें, ब्रिटिश काल की बात करें तो देखिए, ब्रिटिश काल की बात करें तो शुरू में तो क्या हुआ था कि ग्राम पंचायतों को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। शुरू में तो क्या हुआ था, ब्रिटिश काल के दौरान जो स्थानीय स्वशासन थे उनको कमजोर करने की कोशिश की गई। फिर बाद में 1870 में 1870 में मेयो प्रस्ताव आया। 1870 में कौन सा प्रस्ताव आया, मेयो प्रस्ताव आया। और मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की कोशिश की, और मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की कोशिश की। तो देखो, पहले हमने देखा कि भाई जो हमारा वैदिक युग है उसमें तो क्या हुआ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका जिक्र आया है, तो जिक्र आया है पंचायत शब्द का जिक्र आया है। ठीक है, अगर तो ये हमने किसकी बात कर ली, वैदिक युग, वैदिक काल की बात कर ली। अब अगर हम बात करें ब्रिटिश काल की, तो ब्रिटिश काल में शुरू में पंचायती राज व्यवस्था मतलब स्वशासन को क्या कमजोर करने की कोशिश की गई। लेकिन 1870 में मेयो प्रस्ताव आया। 1870 में कौन सा प्रस्ताव आया, तो 1870 में मेयो प्रस्ताव आया। और मेयो प्रस्ताव के जरिए जो पंचायती राज व्यवस्था है मतलब स्थानीय स्वशासन है उसको मजबूत करने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए, अगर आगे बात करें कि स्थानीय संस्थान को मजबूत करने की कोशिश किसमें की गई, मेयो प्रस्ताव में। ठीक है, अब आगे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें कि 1882 में अगर हम बात करें, 1882 में मतलब 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान कर दिया। देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी तक यही आया है हमारा। बाकी जो पॉइंट थे वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें 1882 में 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान कर दिया। क्या प्रदान कर दिया, लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान कर दिया इन्होंने। किसने, लॉर्ड रिपन ने। मतलब कि भाई लोकतंत्र के लिए मतलब एक सही लोकतंत्र के लिए स्थानीय स्वशासन का होना जरूरी है, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया इन्होंने। लॉर्ड रिपन जी ने ऐसा बोल दिया। किसने, लॉर्ड रिपन जी ने ऐसा बोल दिया, कर दिया। ठीक है, तो अब लॉर्ड रिपन जी ने 1882 में 1882 में स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान कर दिया। इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक, इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में
स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब अगर बात करें भाई कि ये तो लॉर्ड रिपन ने भाई भारत में जनक मान लिया हमने इनको, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन, जैसे कि हमने फर्स्ट में बात की थी अभी इसी क्लास में, कि स्थानीय स्वशासन महात्मा गांधी जी की परिसंकल्पना से आया था भाई यहाँ पर, ठीक है। तो अब महात्मा गांधी जी का और क्या रोल है, तो देखिए जो महात्मा गांधी जी के आग्रह पर ही पंचायती राज व्यवस्था को डीपीएसपी में, डीपीएसपी मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि हमारे नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनके सिद्धांतों में आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को रखा गया, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें कि भाई महात्मा गांधी जी के आग्रह पर ही संविधान के डीपीएसपी सिद्धांतों में, संविधान के डीपीएसपी सिद्धांतों में मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सिद्धांतों में आर्टिकल 40 में ही, आर्टिकल 40 में ही पंचायती राज मतलब पंचायतों को रखा गया। तो ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। भाई हमने देखा कि गांधी जी के आग्रह पर ही जो हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत जो है हमारे, उन्हीं में आर्टिकल 40 में आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। अब अगर आगे बात करें, और आर्टिकल 246 बोलता है, और आर्टिकल 246 बोलता है कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी मामले को लेकर के विधि बनाने का अधिकार या कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य विधानमंडल को होने वाला है। किसको होने वाला है? तो राज्य विधानमंडल को होने वाला है। तो देखिए स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होने वाला है। ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 246 में है। अब अगर आगे चलें तो देखिए, अब डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे बोलते हैं भाई, वो बाध्यकारी नहीं है। वो क्या नहीं है? वो बाध्यकारी नहीं है। मतलब कि डीपीएसपी फॉलो नहीं होते हैं तो आप इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। जैसे कि जब हमारे फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं होते हैं, मतलब जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जाता है तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर डीपीएसपी, अगर डीपीएसपी क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मतलब सरकार को ये काम करने हैं भाई, पर सरकार कब करेगी? जब उसकी व्यवस्था होगी, ठीक है। व्यवस्था मतलब जब उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं। तो अगर मान के चलो कोई डीपीएसपी लागू नहीं है, कोई डीपीएसपी क्रियान्वित नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, मतलब ये बाध्यकारी नहीं है। और जब डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं है तो इसी कारण, इसी वजह से पंचायती राज सिस्टम जो है पूरे देश में एक समान नहीं है। मतलब पंचायती राज सिस्टम की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो पूरे देश में हमारे में एक जैसी नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि ये आती है डीपीएसपी में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और डीपीएसपी क्या नहीं है? डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं है। उसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। इसीलिए हमारे पूरे देश में जो पंचायती राज है उसकी स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं है, उसकी संरचना एक जैसी नहीं है। इसी कारण पूरे देश में इन निकायों के लिए एक समान संरचना नहीं है। अब देखिए, अगर अब हम बात करें, जो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है वो ये है कि भाई बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति बनाई गई, ठीक है। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति बनाई गई, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और अपनी रिपोर्ट में इसने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इसने सुझाव दिया। तो याद रखना है, 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और अपनी रिपोर्ट में इसने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के लिए त्रिस्तरीय
पंचायती राज व्यवस्था की जरूरत है। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया किसने? बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में जो समिति बनी थी, जो कमेटी बनी थी, उसने। ठीक है। अब अगर आगे बात करें कि जैसे कि हमने देखा कि भाई त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की ये बात कर रही थी, सुझाव दे रही थी, तो ये कौन कौन से 3 स्तरों पर कौन कौन से स्तर बनाना चाहती थी? तो देखिए, ग्राम के स्तर पर, गांव के स्तर पर ये ग्राम पंचायत बनाना चाहती थी, ब्लॉक या प्रखंड के स्तर पर ये पंचायत समिति बनाना चाहती थी, और जिला स्तर पर ये जिला परिषद बनाना चाहती थी। तो देखो, गांव के स्तर पर ये ग्राम पंचायत बनाना चाहती थी, ब्लॉक या प्रखंड के स्तर पर ये पंचायत समिति बनाना चाहती थी, और जिला स्तर पर ये जिला परिषद बनाना चाहती थी। तो ये कौन चाह रही है? जो 1957 में बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी, उसने सुझाव दिया था कि भाई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के लिए 3 स्तरीय पंचायती राज की जरूरत है। और 3 स्तरीय पंचायती राज में 3 स्तर कौन कौन से थे? तो पहला स्तर उसने बोला कि गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या प्रखंड के लेवल पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखिए, अब अगर हम बात करें कि भाई स्थानीय स्वशासन की जो यह योजना है, सबसे पहले जो याद रखना है, स्थानीय स्वशासन की जो ये योजना है, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की योजना कहाँ से लागू हुई? हमारे ही राज्य से, मतलब राजस्थान से। कहाँ से लागू हुई? हमारे ही राज्य से लागू हुई, मतलब कि राजस्थान से लागू हुई। और राजस्थान में भी कहाँ से? तो राजस्थान में नागौर जिले से। कहाँ से? नागौर जिले से ये स्टार्ट हुई थी। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन की ये योजना सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और ये तो हमने बात कर ली भाई राजस्थान की, ये 2 अक्टूबर 1959 से स्टार्ट हुई थी। अगर आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो 1 नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश से ये स्टार्ट हुई थी। तो आंध्र प्रदेश में कब से स्टार्ट हुई? 1 नवंबर 1959 से आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई है। और राजस्थान में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। तो राजस्थान में कब स्टार्ट हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में स्टार्ट हुई थी। कंप्लीट यहाँ तक। तो देखिए, अब तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई? राजस्थान से स्टार्ट हुई ये योजना। आगे देखिए, जो पंचायती राज को और बेहतर बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई। ठीक है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए 1977 में एक कमेटी गठित की गई, और उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति। ठीक है। अब अशोक मेहता समिति ने भी क्या किया? इसने भी कुछ सुझाव दिए भाई कि भाई अब पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कमेटी थी। ये कमेटी पंचायती राज को बेहतर बनाने के लिए थी। मतलब ऑब्वियसली बात है, पंचायती राज को अच्छा बनाने के लिए कोई ना कोई सुझाव तो देगी। तो इसने भी सुझाव दिए, और इसने सुझाव दिया और इसने बोला कि भाई पंचायती राज को बेहतर बनाने के लिए 2 स्तर की क्या होनी चाहिए? मतलब पंचायती राज को बनाने के लिए 2 स्तर होने चाहिए। मतलब पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव इसने दिया। पंचायती राज को कितने स्तर में बना दिया जाए? भाई 3 स्तर की जगह ये बोलती है। देखो, बलवंत मेहता जी बोल रहे थे 3 स्तर की बनाए, और अशोक मेहता जी बोल रहे हैं कि भाई 2 स्तर की बनाएं। तो अशोक मेहता जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि पंचायती राज को कितने स्तर की बनाई जाए? 2 स्तर की बनाई जाए। और 2 स्तर कौन कौन से? एक तो आप बना दो जिला परिषद, और एक बना दो आप मंडल पंचायत। एक बना दो जिला परिषद और एक बना दो आप कौन सा? मंडल पंचायत। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इनके सुझाव भी लागू नहीं हुए। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, मतलब उस टाइम की जो राजनीतिक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, उसकी वजह से क्या हुआ? इनके सुझाव भी, उसकी वजह से राजनीतिक अस्थिरता के कारण इनके सुझाव भी लागू नहीं हुए। ठीक है। अब देखिए, अब हमने देखा ये यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी इसका रिवीजन भी करेंगे, आसानी के साथ में आपको ये याद हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए, अगर बात करें
कि भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में एक समिति गठित की गई। मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में एक समिति गठित की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि भाई पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना। इसका उद्देश्य क्या था? पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना। तो याद रखना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में एक कमेटी गठित की गई और इस कमेटी का उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश भी की। प्रत्येक समिति कुछ ना कुछ सुझाव और सिफारिश लेके आती है। तो जो अगर कभी पूछा जाए कि ऐसी कौन सी कमेटी है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, तो वो कौन सी है? जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा LM सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में गठित की गई थी, वो वाली समिति है। मतलब LM सिंघवी समिति है। ठीक है, और इसी समिति ने 1986 में एक सिफारिश की, और सिफारिश क्या थी कि भाई पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, इनके प्रयास भी असफल रहे। इनके प्रयास भी कैसे रहे? असफल रहे। मतलब कुछ और इसके बाद भी असफल प्रयास किए गए। बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 1992 में, बाद में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1992 में आया था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दो क्वेश्चन है यहाँ से, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ऐसी कौन सी कमेटी है या फिर कौन से सन में पंचायती राज व्यवस्थाओं को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी? तो 1986 में। कब की गई थी? 1986 में की गई थी। और कमेटी कौन सी थी? तो LM सिंघवी कमेटी थी। कौन सी थी? LM सिंघवी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी वो थी। और अगर कभी पूछा जाए कि ऐसी कि भाई पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, वहां पे था सिफारिश कब की गई 1986 में। 1992 में है कि यहाँ पर 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया कंप्लीटली रूप से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्लीटली पंचायती राज सिस्टम वाला पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट फर्स्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। हमारी पंचायती राज व्यवस्था के 3 पार्ट आएंगे, और 3 पार्ट इसलिए आएंगे क्योंकि हम डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो एक बार कर लेते हैं फटाफट से इसका रिवीजन। देखिए, अगर बात करें रिवीजन, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा पंचायती राज में भाई स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है। तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है कि स्थानीय लोगों के द्वारा निर्वाचित जो निकाय है वो क्या करेगा? स्थानीय मामलों का प्रबंधन करेगा। तो उसी को क्या कहेंगे? और वही होता है स्थानीय स्वशासन। मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा एक निकाय चुना जाएगा, एक बॉडी, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, एक बॉडी बनाई जाएगी, और वो संस्था ही क्या करेगी? वहाँ के लोगों के मामलों का प्रबंधन करेगी, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगी। उसी को बोलेंगे अपन क्या? वही क्या? वही क्या होता है? वही तो अर्थ है स्थानीय स्वशासन का। उसके बाद हमने देखा कि भाई महात्मा गांधी की जो संकल्पना है ग्राम स्वराज, उसी का परिष्कृत रूप है कौन सा? उसी का जो शुद्धतम रूप है पंचायती राज व्यवस्था। आगे हमने बात की थी कि इसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त किया गया? तो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में ही इसको एक काम दिया गया। और काम क्या था कि भाई आप ग्राम विकास का काम करिए। ठीक है, आगे हमने देखा कि भाई पंचायती राज व्यवस्था के प्रमाण वैदिक काल में भी मिले हैं, वैदिक युग में भी मिले हैं। मतलब पंचायती राज व्यवस्था कोई नई चीज नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था के प्रमाण हमको वैदिक युग में भी मिले हैं। जैसे कि कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र की हमने बात की थी, उसमें पंचायत शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, आगे हमने बात की है कि भाई अगर हमने पहले तो वैदिक काल देखा, उसके बाद हमने देखा है कि भाई ब्रिटिश काल में भी हमको पंचायती राज व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो भाई ब्रिटिश काल की शुरुआत में तो पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन 1870 में 1870 में मेयो प्रस्ताव आया, और मेयो प्रस्ताव में क्या किया? स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश की गई। बाद में क्या हुआ? 1882 में 1882 में
लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान कर दिया। जब स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया तो इसी कारण से भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आगे हमने देखा था कि भाई लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। आगे हमने बात की थी कि भाई गांधी जी के आग्रह पर ही संविधान के डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सिद्धांतों में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों को रखा गया है, मतलब पंचायती राज को रखा गया है। और आर्टिकल 246 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, और आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? राज्य विधानमंडल को है। केवल किसको है? राज्य विधानमंडल को है। कि डीपीएसपी क्या है? बाध्यकारी नहीं है। मतलब अगर डीपीएसपी फॉलो नहीं होते हैं या डीपीएसपी लागू नहीं होते हैं, जो कि सरकार लागू करती है, अगर नीति निर्देशक तत्व जो सरकार लागू नहीं कर पाए या ये लागू नहीं होते हैं, तो आप इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। जैसे कि आप फंडामेंटल राइट में जा सकते हो कि अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, उनका हनन करता है, उनका शोषण करता है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन डीपीएसपी में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। डीपीएसपी अगर लागू नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि डीपीएसपी क्या है भाई? सरकार जब लागू करेगी जब उसके पास व्यवस्था होगी, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, तो ये बाध्यकारी नहीं है। और ये बाध्यकारी नहीं है, इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि पूरे देश में हमारे में पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी संरचना एक जैसी नहीं है। मतलब संरचना में थोड़ा थोड़ा क्या है? अंतर है। आगे हमने बात की थी कि भाई बाद में हमने समितियों की बात की थी। सबसे पहले जो समिति आई थी वो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उसी कारण हम उसको बोलते हैं बलवंत राय मेहता समिति। क्या बोलते हैं? बलवंत राय मेहता समिति बोलते हैं, जो कि 1957 में आई थी। और इसने एक रिपोर्ट जारी की, और रिपोर्ट जारी करके इसने क्या दिया? एक सुझाव दिया। और सुझाव कौन सा था? सुझाव ये था कि पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर का बना दिया जाए। और पंचायती राज व्यवस्था के वो 3 स्तर कौन कौन से होने चाहिए? तो वो स्तर होने चाहिए, गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक के प्रखंड के लेवल पर पंचायत समिति होनी चाहिए, और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। तो गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या प्रखंड के लेवल पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। ये किसने बोला? बलवंत राय मेहता समिति ने ऐसा कहा था। मतलब उसके ये सुझाव थे जो कि 1957 में आई थी। आगे हमने देखा था कि भाई स्थानीय स्वशासन की ये योजना सबसे पहले कहाँ से लागू हुई? तो हमने देखा सबसे पहले हमारे ही राज्य से स्टार्ट हुई थी, नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 से। कब? 2 अक्टूबर 1959 से स्टार्ट हुई थी राजस्थान के नागौर जिले से। उसके बाद में हमने देखा 1 नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश में यह योजना लागू कर दी गई। फिर बाद में हमने देखा कि पंचायती राज को और बेहतर बनाने के लिए 1977 में एक और समिति आई जिसको हम अशोक मेहता समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशोक मेहता समिति बोलते हैं। कब आई थी? 1977 में आई थी। इसने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके फिर इसने सुझाव दिए। प्रत्येक कमेटी सुझाव तो देती है कुछ ना कुछ, तो इसने सुझाव दिए और इसने अपने सुझाव में कहा कि भाई आप पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर का मत बनाओ, आप इसे 2 स्तर का बनाओ। 2 स्तर कौन कौन से? एक तो आप बना दो जिला लेवल पर जिला परिषद, और एक बना दो आप मंडप पंचायत बना दो। तो देखो सबसे पहले जो समिति आई थी जिसने सिफारिश दी थी वो बलवंत राय मेहता समिति होती थी। वो उसके बाद में जो समिति आई वो अशोक मेहता समिति 1977 में, जिसने पंचायती राज को 2 स्तर का बनाने का बोला, और पंचायती राज को 3 लेवल का या 3 स्तर का बनाने को किसने कहा था? किस समिति ने कहा था? तो वो कहा था बलवंत राय मेहता समिति ने। उसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में एक समिति गठित की, और उसका उद्देश्य क्या था? पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना। ठीक है। और इसी समिति ने फिर सिफारिश दी और इसने कहा कि भाई पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए 1986 में। तो 1986 में ये समिति क्या कह रही है कि भाई ग्राम पंचायत है वो पंचायती राज व्यवस्था है, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। तो 1986 से 1992 तक ये जो बीच वाला समय है, 1986 में ये वाली कमेटी बोल रही है, कौन सी वाली कमेटी? LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी करी है 1986 में कि भाई पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दो। और 1992 में दिया गया संवैधानिक दर्जा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 1986 से 1992 के बीच में ये जो समय है, ये जो कालखंड है, ये जो काल है, ये जो समय बीच का है, इस बीच के समय में बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन ये सब प्रयास कैसे रहे थे? असफल रहे थे। मतलब ये सफल नहीं हो पाए थे। इसीलिए 1986 से 1992 के बीच में बहुत सारे असफल प्रयास किए गए, लेकिन बाद में
73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो हमने क्लास भी कंप्लीट कर ली, हमने रिवीजन भी कर लिया, हमने कंसेप्ट भी समझ लिया है। तो ये जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, तो ये जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, एंड पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड आने वाला है बहुत ही जल्द। ठीक है, तो हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, एंड इस क्लास में कहीं आपको मिस्टेक लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाली अपनी अगली क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए, बने रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। धन्यवाद।